क्रीमी लेयर डिबेट से रिलेटेड है। जो भी यूपीएससी के स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं उन सबको पता है कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद फिर हम लोग इंदिरा साहनी केस के बारे में पढ़ते हैं और इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो बड़ी हिस्टोरिकल थी और उस जजमेंट में ये क्राइटेरिया ऑलमोस्ट डिफाइन हो जाता है कि एक सर्टन स्टेटस अचीव कर लेने के बाद, स्टेटस नॉट इनकम, सर्टन स्टेटस अचीव कर लेने के बाद कुछ कैटेगरीज खासतौर के ऊपर ओबीसीज, क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में ओबीसी रिजर्वेशन को एक्सपैंड करके 27% ले आए थे, 23% यानी SC/ST एंड 27% यानी कि ओबीसी। अब ओबीसी रिजर्वेशन 27 हो जाने से टोटल रिजर्वेशन पहुंच गया 50% और 50% रिजर्वेशन पहुंचने के बाद इंदिरा साहनी केस फाइल होता है। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है विच इज़ कॉल्ड क्रीमी लेयर। जैसे दूध के ऊपर क्रीम आ जाती है वैसे ही ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट था कि सारी की सारी कम्युनिटी, पूरी की पूरी ओबीसी क्लास कैसे मान लेंगे कि इन सब का स्टेटस जो है वो ख़राब है। इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो रसूखदार होंगे, पैसे वाला तो होगा पर इनके पास स्टेटस भी होगा, सोशल स्टेटस होगा या रसूख होगा इनका, तो पूरी की पूरी कम्युनिटी को डिक्लेयर कर देना कि ये सारी के सारे जो है रिजर्वेशन एक्सपेक्ट करते हैं ये ठीक नहीं होगा। कोर्ट जजमेंट देता है कि हाँ, जिन लोगों का सोशल स्टेटस ठीक ठाक है प्लस इनकम ठीक ठाक है उन लोगों को हम क्रीमी लेयर की कैटेगरी में रखते हैं, मतलब इनके बच्चों को या इनको रिजर्वेशन का एडवांटेज नहीं मिलेगा। बाद के टाइम के ऊपर आके इनकम को डिसाइड कर लिया गया कि एक सर्टन लेवल से ज़्यादा इनकम, अब तो 8 लाख है, तो 2004-05 के अंदर ये डिसाइड हो गया कि इनकम हो जाने पर, एक सर्टन रैंक हाई हो जाने पर या इनकम हाई हो जाने पर, आज के हिसाब से 8 लाख रुपया, उससे ज़्यादा इनकम हो जाने पर किसी भी इंडिविजुअल को ओबीसी कैटेगरी से बाहर करके उसको क्रीमी लेयर में कंसिडर करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्या है कि पिछले कुछ सालों से सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट हैं वो बड़ी एम्बिगियस जजमेंट्स हैं उनकी। कभी डिपेंड करता है जजेस के ऊपर, कौन से जज बैठे हैं, क्योंकि जजेस तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। इस करके जजों की जो स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, ये सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर भी एक क्वेश्चन मार्क एस्टेब्लिश करती है। क्या कि कभी जजेस ये कहते हैं कि रिजर्वेशन परमानेंट नहीं रहेगा, कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कहते हैं कि कैटेगरी सब कैटेगराइजेशन एक पर्टिकुलर कास्ट के अंदर अलाउड है, कभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कहते हैं कि जो माँ बाप की इनकम है उसमें ओबीसी का कोई खास लेना देना नहीं है, माँ बाप की इनकम का क्रीमी लेयर से लेना देना नहीं है। अभी रिसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की ये तो और जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है कि सब कैटेगराइजेशन ओके है, बट हम लोग जो पिटिशन फाइल हुई उसमें यही था कि जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट हुआ उसके अकॉर्डिंगली खासतौर पे शेड्यूल कास्ट के अंदर, और शेड्यूल कास्ट के अंदर जो सब कैटेगराइजेशन डेवलप होता है, सब कैटेगराइजेशन से ऐसा एक जो मैसेज दिया जा रहा है कि शायद शेड्यूल कास्ट में भी अपर इनकम लोगों को, जिनकी एक सर्टन लेवल से ज़्यादा इनकम है, उनको शायद क्रीमी लेयर में शेड्यूल कास्ट में जो है शेड्यूल कास्ट में कंसिडर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी ही जजमेंट में इस तरह की जो टर्म्स हैं वो डेवलप कर चुका है कि ये जो रिजर्वेशन का एडवांटेज है ये नीडी लोगों को नहीं मिल रहा, ठीक। और सुप्रीम कोर्ट की ही टर्म्स में एक टर्म डेवलप हुई थी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, ये टर्म यहाँ पर कहीं मेंशन्ड है, मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले, एलीट कैप्चर। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी ही जो जजमेंट्स हैं उनमें ये जो उसकी जो एम्बिगियस लैंग्वेज है उसमें क्लियर नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाहता है। क्या वो रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये जो रिजर्वेशन है क्या कंटिन्यू रहेगा, और सरकार हमें ये बताए कि कब तक कंटिन्यू रहेगा। अपनी ही जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि क्राइटेरिया जो है होल अल्टीमेटली क्राइटेरिया जो हो इनकम आके आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं इनकम क्राइटेरिया नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की अपनी ही जजमेंट की जो लैंग्वेज है वो इतने ज़्यादा मल्टीपल मीनिंग डेवलप कर रही हैं कि कम से कम यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए तो इतने सारी केसेस में अलग अलग जजमेंट्स के हिसाब से किसी कंक्लूजन पे पहुंचना मुश्किल है। तो सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए कि हम लोग जो बता रहे हैं
अब हो सकता है कि जजेस की अपना एक परसेप्शन हो, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस आते हैं, क्योंकि ये तो बड़ी बेंच होती है जो डिसाइड करती है। 7 जजों की बेंच अभी तक बैठ चुकी है इसी केस के अंदर, और अभी 9 जजों की बेंच बैठेगी, 11 जजों की बैठेगी। अरे एक बार डिसीजन ले लो यार, क्या करना है, किसको कैटेगरी के अंदर रखना है, किसको कैटेगरी में नहीं रखना है। आप लोग खुद ही कंफ्यूज हैं कि क्या करें। हर साल 2 साल बस सुप्रीम कोर्ट के जजों की जजमेंट जो है वो चेंज हो जाती है, नई टर्म्स, नई डेफिनेशन निकल के आती है, नहीं ये वाला, नहीं ये वाला, सुप्रीम कोर्ट अभी ये कहना चाहता है। ठीक, सो हालांकि जो जनरल कैटेगरी के अंदर जो ईडब्ल्यूएस का कॉन्सेप्ट है, उसका सोल क्राइटेरिया इनकम है। ठीक, और आज के टाइम के हम लोग 2026 में मानते हैं कि सोल क्राइटेरिया इनकम ही होना चाहिए आने वाले दिनों के अंदर। हो सकता है इंडिया की कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर शायद वो कंडीशन नहीं हो, जैसे जो हमारी स्टेट्स में है, खास तौर के ऊपर जो पंजाब, हरियाणा है ना, और जो दिल्ली तक का इलाका है, वहाँ पर कंडीशन चेंज हो गई है। बट छत्तीसगढ़, झारखंड में मानते हैं कि हो सकता है कुछ और एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी शेड्यूल कास्ट की कंडीशंस में इंप्रूवमेंट नहीं है। बट गवर्नमेंट भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती जिसमें वो क्लियर कट कह दी इतने साल तक हम रिजर्वेशन है। गवर्नमेंट का भी अपना अपना वोट बैंक होता है, पॉलिटिकल पार्टियां, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन सबसे ज़्यादा होती है। वो करप्शन जो है वो मल्टीपल लेयर्स में होती है और मल्टीपल टाइप की करप्शन होती है। अब इन सब करप्शन का सोल्यूशन क्या होगा क्या नहीं है तो आने वाला टाइम बताएगा, क्योंकि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस डाइवर्सिटी के अंदर क्लासेस के बीच की अपनी टेंशन है, क्लासेस के बीच में रिजर्वेशन के इश्यूज़ हैं, उसके बाद नौकरियों का लगातार कम होता जाना है, और कई सारी और चीज़ें हैं। फिलहाल तो लग रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर 10-20 साल के बाद ये आने वाली सरकारों के लिए एक मुसीबत हो जाएगी कि वो रिजर्वेशन रखेंगे तो प्रॉब्लम है, नहीं रिजर्वेशन रखेंगे तो प्रॉब्लम है। उसका क्राइटेरिया क्या होगा ये सरकारें डिसाइड नहीं कर पा रही, क्योंकि हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने वोट बैंक के खो जाने का डर है, क्योंकि फिर नई पॉलिटिकल पार्टियां निकल के आएंगी, नई, अभी उसके बाद अब तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो सेंसस हो जाने दो, फिर देखो नई पॉलिटिकल पार्टियों का और जन्म होता है ना। तो अभी ये जो रीजंस हैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में, अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हैं। पर देखो अभी क्या होता है, हम लोग उसको मोटी तौर के ऊपर उसकी डेफिनेशन में एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहता है इस रिसेंट केस की जजमेंट में। क्या creamy layer debate, Supreme Court reservation. Fresh petition before the Supreme Court in India have viewed the debate on extending the creamy layer principle to scheduled caste and scheduled tribe. These petitions rely on interpretations of the recent state of Punjab versus Davinder Singh judgment है, raising fundamental constitutional question about the basis of reservation. तो भी यहाँ से बेसिस, रिजर्वेशन बेसिस को लेके कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। क्या है उसके अंदर देखो, क्रीमी लेयर है, कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन है। तो ये जो कॉन्सेप्ट और एवोल्यूशन है, इसका राइज जो है वो एडवांस सेक्शंस, रेफर्स टू द एडवांस सेक्शंस विद इन अ बैकवर्ड क्लास। within a backward class who are excluded from the reservation benefit currently only to other backward classes। ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है फिलहाल तो सिर्फ ओबीसीज के ऊपर ही अप्लाई होता है और किसी कास्ट पर, यानी कि ना एससी पर अप्लाई होता है ना ही एसटी पर अप्लाई होता है, फिलहाल नहीं होता। नेक्स्ट, ओरिजिन क्या है? इंट्रोड्यूस इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर ये जजमेंट निकल के आई थी, यानी कि क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है। कोर्ट अपहेल्ड ओबीसी रिजर्वेशन बट मैंडेट एक्सक्लूजन ऑफ द क्रीमी लेयर। कोर्ट अपहेल्ड ओबीसी रिजर्वेशन बट मैंडेट एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर। इनिशियल क्राइटेरिया 1993 तक क्या है? ऑफिशियल मेमोरेंडम के अकॉर्डिंगली फोकसेस ऑन स्टेटस बेस इंडिकेटर्स। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर इनकम क्राइटेरिया नहीं है, स्टेटस है। पेरेंट्स बिलोंगिंग्स टू क्लास 1, क्लास 2 गवर्नमेंट पोस्ट। अब क्राइटेरिया ये था कि जिन पेरेंट्स की एक सर्टन लेवल से ज़्यादा जिनकी प्रमोशन हो चुकी है, जिस लेवल तक पहुंच चुके हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उनका स्टेटस भी हाई हो गया। इनकम तो ऑब्वियसली पेरेंट्स की इनकम बढ़ी होगी तो स्टेटस भी हाई हो गया होगा। सो रिकॉग्नाइज दैट सोशल कैपिटल एंड इंस्टीट्यूशनल पावर मैटर बियॉन्ड इनकम। सब्सिक्वेंट डिल्यूजन क्या है? शिफ्ट टूवर्ड इनकम बेस्ड क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल पीएसयू सैलरी, बाद में आके ये मान लिया कि जो लोग पीएसयू में काम करते हैं, जो सैलरी, जो जिनकी इनकम है, सैलरी बढ़ गई है, उन लोगों को इसका एडवांटेज नहीं मिलेगा, वो क्रीमी लेयर में उनके बच्चे कंसिडर होंगे। फिर करेक्टेड बाय यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रोहित नाथन केस के अंदर, रिसेंटली पिछले साल 2025 के अंदर, ये ईयर लिख लेना 2025 के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, रीअफर्म दैट इनकम अलोन कैन नॉट डिटरमाइन द क्रीमी लेयर,
कि सिर्फ इनकम से क्रीमी लेयर डिटरमाइन नहीं होगी, इनकम से डिटरमाइन नहीं होगी। मतलब फिर वही पॉइंट जिसके ऊपर हम गए थे यहाँ पर, ये फिर स्टेटस वाला इशू फिर दोबारा से यहाँ पर दोबारा आना शुरू हो जाता है। रीस्टोर्ड स्टेटस बेस्ड अप्रोच के स्टेटस इंप्रूव होना चाहिए, इनकम इंप्रूव होने से खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पैसे तो किसी के पास भी आ सकते हैं, इनकम के साथ साथ स्टेटस इंप्रूव होना चाहिए। अब इसका क्राइटेरिया क्या होगा कि स्टेटस इंप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ये तो और कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर रहा है। कैसे पता चलेगा स्टेटस इंप्रूव हो गया? तो क्रीमी लेयर फिर वही पॉइंट है कि एक सर्टेन लेवल से ज्यादा, फिर अगर मान लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में तो ये क्राइटेरिया हो गया, बाकी जनरल लोग जो गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं, उनके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, वो क्या पैरामीटर्स होंगे जिससे पता चलेगा कि इनका स्टेटस अप हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरा, क्रीमी लेयर वर्सेस सब क्लासिफिकेशन। एस्पेक्ट क्या है क्रीमी लेयर एंड सब क्लासिफिकेशन। एक्सक्लूड एडवांस सेक्शन, ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सक्लूड एडवांस सेक्शंस, प्रायोरिटाइज मोस्ट मार्जिनलाइज्ड। अब यहाँ पर जो नई जो जजमेंट निकल के आई थी पंजाब के केस में, उन्होंने यहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी कई सारी और कास्ट्स हैं जिनके लिए अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए। जैसे पंजाब के अंदर मजहबी सिखों के लिए रिजर्वेशन का क्राइटेरिया डिफरेंट है, उनके लिए सीट्स अलग से रखी जाती हैं, वाल्मीकि जो कम्युनिटी है उसके लिए सीटें अलग से रखी जाती हैं। सो इफेक्ट क्या हुआ, रिमूव्स एलिजिबिलिटी। दूसरा, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, एलिजिबिलिटी, रिमूव एलिजिबिलिटी, रीडिस्ट्रीब्यूट्स बेनिफिट, सबको बेनिफिट मिलने चाहिए। देन करंट ओबीसी, करंट ओबीसी जिसके अंदर आते हैं, अलाउड विद इन एससी एज पर 2024 जजमेंट। अब 2024 में कोर्ट पहुंचता है, पंजाब से रिलेटेड केस है, वही जिसको मैंने डिस्कस किया कि कैटेगरी के अंदर कैटेगरीज हैं, सब कैटेगराइजेशन अलाउ करो, क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीट्स हैं उस सीट्स के अंदर मजहबी सिखों के लिए या फिर आप वाल्मीकि कम्युनिटी के लिए सीटें जो है अलग से रिजर्व रखो। तो पंजाब में ऐसा ही होता है कि वाल्मीकियों के लिए सीटें अलग से रखी जाती हैं, मजहबी सिखों के लिए सीटें अलग से रखी जाती हैं, एससी कैटेगरी जो है वो अलग से जो कंसिडर होती है। फिर करंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट क्या कहती है, की पिटिशंस हैं, डिमांड क्या कहती है, एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर फ्रॉम एससी एसटी रिजर्वेशन। तो क्रीमी लेयर को एससी एसटी रिजर्वेशन से बाहर रखो, इनकम बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन विद इन कोटाज। बेसिस क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह केस है। हाउएवर कोर्ट ओनली अलाउड सब क्लासिफिकेशन, कोर्ट ने कहा हम सिर्फ सब क्लासिफिकेशन अलाउ कर रहे हैं, हम लोग कैटेगरी के अंदर कैटेगरी को सब क्लासिफिकेशन यानी कि कास्ट के अंदर कास्ट को अलाउ करें, बट इसका रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट या फिर ये कहो इस जजमेंट के अकॉर्डिंगली शेड्यूल कास्ट के अंदर किसी एलीट कैटेगरी को डेवलप करना इसका जो नहीं था वो। ऑब्जर्वेशंस ऑन क्रीमी लेयर वर नॉट बाइंडिंग। देन उसके बाद अंबेडकर्स आर्ग्यूमेंट व्हाई इनकम नॉट इक्वल टू सोशल इक्वालिटी। कमाई बढ़ने से सोशल इक्वालिटी नहीं आती, ठीक। तो यहाँ पर एक जगह के ऊपर एक समिट होती है जिसमें एक कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर महार कम्युनिटी की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर इन्होंने कहा कि जब लोगों को ये पता चल जाए कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है तो लोग उस दुकान से सामान नहीं खरीदते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि स्टेटस, इनकम बढ़ने से स्टेटस नहीं बढ़ता है। अम्बेडकर साहब की ये आइडिया था उनका। बी आर अम्बेडकर आर्ग्यूड इकोनॉमिक एडवांसमेंट डज नॉट एलिमिनेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अगर लोगों को पता चल जाए ये आदमी इस कास्ट से बिलोंग करता है सामान नहीं खरीदेंगे। की इनसाइट क्या कहते हैं, सोशल स्टिग्मा है, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी परसिस्ट रिगार्डलेस ऑफ इनकम, एजुकेशन, कुछ भी बढ़ जाए अनटचेबिलिटी एज इट इज रहती है। देयरफॉर रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी इज रूटेड इन अ सोशल एक्सक्लूजन नॉट इकोनॉमिक डेप्रिवेशन। तो सोशल एक्सक्लूजन सोल क्राइटेरिया है कि कम्युनिटी कास्ट को प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, गांव के अंदर इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इनकम बढ़ने से खास फर्क नहीं होगा, इनकम बढ़ भी जाएगी तो डिस्क्रिमिनेशन एज इट इज रहेगा। इंपेरिकल कंसर्न्स क्या कहते हैं, डाटा है जय श्री पाटिल केस के अंदर, इवन लो इनकम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्सक्लूडेड ड्यू टू द रिजिड इनकम लिमिट। तो लो इनकम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं एक्सक्लूडेड ड्यू टू द रिजिड इनकम लिमिट्स। तो यही है कि जो छोटी जो नौकरियां करते हैं उन लोगों को भी इसमें इग्नोर किया जाएगा। देन एविडेंसेस सजेस्ट दैट एलीट कैप्चर इज ओवरस्टेटेड। तो ये जो एलीट कैप्चर है ये ओवरस्टेटेड टर्म है। तो किसी भी कास्ट के अंदर जो एलीट है उनको इग्नोर कर दो और बाकियों को रिजर्वेशन दे दो, तो ये जो क्राइटेरिया बहुत सही नहीं है। फिर वही पॉइंट है, इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कई सारे हो सकते हैं। फिर क्या क्राइटेरिया रखोगे आप, फिर यही होगा कि एक एलीट क्लास हमेशा से रिजर्वेशन के एडवांटेजेस बार बार लेती रहेगी,
वो क्लास 1 ऑफिसर्स हो जाएंगे, उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलेगा, फिर वही हो जाएंगे। तो जो गली में जो बेचारा सुबह उठ के जो झाड़ू मारता है, बेचारा जो सीवरेज गटर साफ करता है, उसके बच्चों की कभी अपलिफ्टमेंट नहीं होगी। वही सरकारी स्कूल में 3 टप्पर वाले सरकारी स्कूल में पढ़ते रहेंगे, उनके बच्चों को भी एडवांटेज नहीं होगा। फिर वो एलीट जो है वो कैप्चर हमेशा बना रहेगा। एलीट क्लास के बच्चे, एलीट SC STs OBCs हमेशा बार बार घूम घूम के आते रहेंगे। फिर बेनिफिट मानते हैं कि सब चीज़ें ठीक है, पर टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। हो सकता है कि 2026 इसके लिए अप्रोप्रिएट टाइम नहीं हो, 2035, 2040, 2050, 2060 कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना कि यहाँ तक आते आते हम सब बेनिफिट्स पहुँचा देंगे। हालांकि ये भी कंफर्म है कि वो बाद में बदलता रहेगा, बार बार बदलता रहेगा। बेनिफिट्स ऑफन रीच रूरल एंड लेस एजुकेटेड सेक्शंस। बेनिफिट ऑफन रीच रूरल एंड लेस एजुकेटेड सेक्शंस। क्रीमिलेयर ट्रैप क्या है? यूनिफॉर्म इनकम सीलिंग है, एक्सक्लूड लोअर मिडिल सेगमेंट्स, उनको इग्नोर करती है, इग्नोर कंटिन्यूइंग सोशल डिस्क्रिमिनेशन एज इट इज बना रहता है। व्हाई SC ST डिफर फ्रॉम OBC? अब OBC का और SC ST का क्राइटेरिया डिफरेंट है। OBC का एक ही क्राइटेरिया है, कोई भी कास्ट OBC है उसके पीछे इनकम किसी भी कास्ट में इनकम कंसिडर नहीं होती। कंसिडरेशन का मेजर पॉइंट क्या है? दैट इज सोशल बैकवर्डनेस होनी चाहिए और एजुकेशनल बैकवर्डनेस होनी चाहिए। सोशली बैकवर्ड हो और एजुकेशनली बैकवर्ड हो। उसके बाद फिर चल के हम लोगों ने गवर्नमेंट जॉब वाले क्राइटेरिया है, कुछ कास्ट के ऊपर पंजाब में अप्लाई होता है। नेचर क्या है? ये डायनेमिक है, इसमें कई सारी कास्ट हैं, आती जाती रहती हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशनल फिक्सेस लिस्ट है। शेड्यूल कास्ट में जो आर्टिकल 352, 350, 40, 341, 42 के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के नाम मेंशन है कि ये वाली कास्ट जो शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के अंदर कंसिडर होगी। आर्टिकल यहाँ पे 15(4), 16(4) आता है और यहाँ पे आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 आते हैं। कोर इश्यूज क्या है? यहाँ पे बैकवर्डनेस है, यहाँ पे अनटचेबिलिटी है, ट्राइबल एक्सक्लूजन था जिनको इग्नोर किया जाता था। की इश्यूज एंड स्टेक। Whether economic criteria can replace caste-based disadvantage raises tension between formal equality, income-based and substantive equality यानी historical injustice based। अब दोनों में से क्या क्राइटेरिया रखेंगे, ये तो अपने आप में एक कन्फ्यूजन है यहाँ पे। चलो खैर नहीं भी कन्फ्यूजन है, मान लेते हैं कि यही इसको मान लिया गया, हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ था, इसी बेस के ऊपर जो रिजर्वेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। पर कब तक कंटिन्यू रहेगा ये भी सुप्रीम कोर्ट पूछ चुका है। Way forward, legislative clarity, Parliament should clearly distinguish creamy layer, exclusion, sub-classification, interim privatization and preserve constitutional intent। क्या कहते हैं? Supreme Court SC ST reservation should remain linked to historical discrimination। मानते हैं इसी से लिंक रहना चाहिए। Not merely economic status, तो economic status है इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इस करके रिजर्वेशन कंटिन्यू रहेगा। रिफाइंड मैट्रिक्स क्या कहती हैं? Develop indicator capturing social discrimination, access barrier, representation gaps, evidence-based policy, avoid assumptions like elite capture without empirical backing। अब elite capture वाले कॉन्सेप्ट को SC ST में, SC ST OBC के अंदर आप इसको छोड़ दो। Then conclusion, debate highlight, इसको देख लेना बेटा conclusion में क्या है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट्स में, सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जजमेंट्स में, सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। तो अभी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी एवोल्यूशन के प्रोसेस में है, खासतौर के ऊपर कास्ट इश्यूज को लेके। रिसेंट ईयर्स में जो सुप्रीम कोर्ट है एक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है। बट पॉइंट ये कि सुप्रीम कोर्ट भी शायद पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर जो काम कर रहा है या फिर किसी भी ऐसी चीज़ से वो बचना चाहते हैं। और कई बार हम लोगों ने देखा भी है सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर काम करता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो डेवलप होता है, या फिर वो कैसी बोल्ड जो जजमेंट है वो दे नहीं पाता सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो खुद ही कंफ्यूज रहता है, क्योंकि उसका काम होता है सरकार के ऊपर डाल देना, सरकार का काम होता है कोर्ट के ऊपर डाल देना। तो अल्टीमेटली डिसीजन जो है वो हो नहीं पाता। चलो खैर फिलहाल मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यही जो बात है उसको मान लेते हैं कि हिस्टोरिकल जो डिस्क्रिमिनेशन है तो उसी को हम लोग सोल क्राइटेरिया मान लेते हैं।